न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत। और सबसे पहले हम बात करेंगे घायल हूं इसलिए घातक हूं। पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने खुद पर लगाए गए आरोपों पर सफाई दी है। फेसबुक पर लाइव होकर चड्ढा ने कहा कि मेरे खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, एक जैसी भाषा और एक जैसे आरोप। पहले मुझे लगा कि इसका जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर लगा कि एक झूठ को 100 बार अगर बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझ पर 3 बड़े आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप कि जब विपक्ष सदन से वॉकआउट करता है तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं। यह सरासर झूठ है। एक दिन ऐसा बताया जाए जब विपक्ष ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ न दिया हो। संसद में हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, आप उसकी फुटेज निकालकर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी हाँ, आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट को ये सूचित किया है। नमस्कार साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूं। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं इस वक्त जो है खींचतान चल रही है। एक तरफ राघव चड्ढा को जो लीडर ऑफ अपोजिशन से राज्यसभा से हटाया गया, उसके बाद जो है आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर शुरू हो चुका है। अब राघव चड्ढा ने उसकी सफाई दी, क्या कुछ अहम जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए मनोज, आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं की बात की जाए तो राघव चड्ढा राज्यसभा में उपनेता आम आदमी पार्टी थे और उनका मनमुटाव केजरीवाल के साथ था। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखकर सूचित किया गया कि आम आदमी पार्टी के तरफ से राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया जाएगा। और उसके बाद आम आदमी पार्टी की कोटे में कभी भी चर्चा का जब नंबर आएगा तो आम आदमी पार्टी के जो समय मिलता है उसमें से राघव चड्ढा को बोलने के लिए परमिशन ना दी जाए, उनको अलग सीट करके और बात रखने के लिए। इसके बाद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया और उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि मैं आम जनता की बात उठाता हूं, आम जनता मुद्दों को उठाता हूं, आम जनता की समस्याओं को मैं सदन में रखता हूं। मैं आम आदमी के लिए चुनकर आया हूं, आम आदमी के लिए यहाँ लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे संजय सिंह हो चाहे आथी हो, इसके अलावा तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके तरफ से खुले तौर पर राघव चड्ढा पर आरोप लगाया गया कि राघव चड्ढा पार्लियामेंट के अंदर जब भी सदन चलता है और राज्यसभा के अंदर वो ना तो आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजिकल मुद्दे उठाते हैं, ना आइडियोलॉजिकल मुद्दे उनको आगे बढ़ाते हैं जो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करती है। जिन मुद्दों को, चाहे वो पंजाब के मुद्दे हों, चाहे गुजरात के मुद्दे हों, दिल्ली के मुद्दे हों, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में उठाती है और उनके तमाम नेता उन मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को भी घेरने का काम करते हैं। लेकिन उन मुद्दों पर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में उप नेता के तौर पर कभी भी प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार के खिलाफ मुद्दों को जोर शोर से नहीं उठाते, कम के अनर्गल मुद्दों को उठाकर वो तो भारतीय जनता पार्टी के पिछले दरवाजे से साथ देने का काम करते हैं। तो खुले तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर अब राघव चड्ढा अलग थलग पड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता एक साथ लामबंद होकर राघव चड्ढा के ऊपर हमलावर हुए। इसके बाद राघव चड्ढा ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया कि
कि मैं सभी मुद्दों को उठाता हूं जो आम हित, आम जन, आम लोगों, आम समस्याओं से जुड़े होते हैं, और ऐसे मुद्दों को उठाते रहे हैं, उठाते थे, और आम जनता का साथ उन्होंने मांगा। उन्होंने कहा आपका हाथ और आपका साथ मेरे साथ बना रहेगा। तो ऐसे ही राज्यसभा के सदन में आपके मुद्दों को मैं उठाता रहूंगा और सरकार के सामने आपकी समस्याओं को रखता रहूंगा। फिलहाल देखना होगा क्या राघव चड्ढा आगे कितने दिनों तक आम आदमी पार्टी के सदस्यता रहते हैं, या फिर उससे भी इस्तीफा देते हैं, राज्यसभा सांसद रहते हैं या इस्तीफा देते हैं, या फिर आगे भारतीय जनता पार्टी या किसी दूसरी पार्टी के साथ उनके जुड़ने या फिर उस उधर झुकने की खबरें आती हैं। फिलहाल इंतजार करना होगा कि आगे। अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले राघव चड्ढा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ उनके झुकाव को देखते हुए उम्मीद की गई है कि वो पंजाब चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने को भी ले सकते हैं और पंजाब की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी पत्नी बंटी चोपड़ा पंजाब में सक्रिय हैं, इससे कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को बजाय वो बीजेपी तरफ जा सकते हैं। शायद इसकी भनक आम आदमी पार्टी को लग गई थी, उसी के चलते आम आदमी पार्टी की तरफ से फैसला उठाया गया होगा और राज्यसभा में उनको उप नेता के पद से यानी राघव चड्ढा को हटाया गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पार्टी को जवाब दिया है राघव चड्ढा ने। और अब बात करेंगे केजीएमयू गेट पर विरोध प्रदर्शन। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां पूर्व मंत्री राम लखन वर्मा के परिवार सहित उनके सहयोगियों से मारपीट मामले को लेकर पश्चिमी यूपी में पनपी नाराजगी सूबे की राजधानी पहुंच गई है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के अध्यक्ष संजीत सिंह पटेल समर्थकों सहित यहां केजीएमयू में आ धमके। उन्होंने केजीएमयू गेट के बाहर बैठकर पूर्व मंत्री के परिजनों से मारपीट करने वालों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने दोषी डॉक्टर्स सहित केजीएमयू प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केजीएमयू प्रशासन का पुतला भी फूंका है। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। पहले पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, लेकिन बाद में पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर प्रदर्शन समाप्त करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को केजीएमयू के ऑर्थोपेडिक विभाग में पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम लखन वर्मा के परिजनों सहित सहयोगियों के साथ इलाज के दौरान विवाद हो गया था। पूर्व मंत्री के परिजनों ने डॉक्टरों द्वारा मारपीट करते हुए असलहे के दम पर बंधक बनाने का आरोप लगाया था। प्रदर्शन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के छात्रों ने प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प देखने को मिली। अफसरों ने समझा बुझाकर प्रदर्शन शांत कराया। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी देखने को मिली है। आरोप है कि डॉक्टरों के द्वारा अभद्रता की गई, मारपीट की गई, क्या है पूरा मामला? किस प्रकार से जो स्वर्गीय राम लखन वर्मा के जो पूर्व मंत्री थे और उनकी 1 अप्रैल को जो है केजीएमयू में जो है उनकी डेथ हो गई थी, और उस वक्त जब डेथ हुई थी तो उस समय काफी डॉक्टरों से कहा सुनी हुई थी। उसी के मद्देनजर आज की घटना भी देखने को मिली, जहां पर जो राम लखन वर्मा के जो समर्थक थे वो मौके पर पहुंचकर उनके द्वारा जो है जम करके हंगामा किया गया। जिस प्रकार से मारपीट करने वाले डॉक्टरों और केजीएमयू प्रशासन के खिलाफ उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया और कार्रवाई करने की मांग की गई। हालांकि जिस प्रकार से वहां पर पुलिस की कई टीमें वहां पर गठित थी, लेकिन सैकड़ों की संख्या में समर्थक वहां पर मौजूद थे और उनके द्वारा लगातार जो है प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। हालांकि जिस प्रकार से देखा जा सकता है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जो है झड़प भी देखने को मिली,
और नारेबाजी के साथ जो है काफी देर तक जो है वहां पर इस प्रकार से ये हंगामा देखना पड़ा। लोग जो उनके समर्थक थे वो सड़कों पर बैठ गए। पुलिस की टीमें काफी प्रयास करती रही कि उनको वहां से हटाया जाए, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि उनके समर्थक के तरफ जो है दम के हंगामा किया गया, लेकिन उनको काफी उनको आश्वासन देने के बाद जो आला अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा कहा गया जो भी इसमें जांच की जाएगी, जांच करने में जो लोग लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अफसरों ने समझा बुझाकर प्रदर्शन को शांत कराया। डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात जो है वो कहकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन को शांत कराने का प्रयास किया गया। और अब हम बात करेंगे गंगा में समाया पुल पर बेकाबू वाहन। गाजीपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हमीद सेतु पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए गंगा नदी में जा गिरा। इस दौरान ट्रेलर से बचने की कोशिश में एक सब्जी लदा पिकअप वाहन भी सेतु पर पलट गया। हादसे में ट्रेलर सवार 2 लोग गंगा में डूबने की उनकी आशंका है, जबकि पिकअप सवार 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस और स्थानीय गोताखोर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। तो गंगा नदी में बने हमीद सेतु पर यह हादसा हुआ है। तो सब्जियां लदे पिकअप से टक्कर के बाद ट्रेलर जो है वो नदी में गिरा है। ये आज भोर की बात है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रेलर और एक पिकअप में वहां पे टक्कर हुई, जिसमें ट्रेलर रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा है। वहां मौके पे पुलिस द्वारा अटेंड किया गया है और पुलिस द्वारा स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ट्रेलर के विषय में चूंकि कोई ऐसी सूचना नहीं है कि उसमें कितने लोग थे, इसलिए कोई ना कोई रहा होगा। तो आशंका है या तो वो वहां से भाग गया होगा या तो फिर उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई होगी। और अब बात करेंगे नशीले सिरप गिरोह का भंडाफोड़। कानपुर पुलिस ने नशे के काले कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो फर्जी फर्मों के नाम पर करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं और कोडीन कफ सिरप की तस्करी कर रहा था। मामला कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार ड्रग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मेसर्स अग्रवाल ब्रदर्स के ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच में पाया गया कि फर्म के प्रोपराइटर विनोद अग्रवाल और उनके बेटे शिवम अग्रवाल ने मिलकर नशीली दवाओं का एक बड़ा जाल फैला रखा था। अभियुक्तों ने नशीली दवाओं की बिक्री दिखाने के लिए 47 फर्मों की लिस्ट दी थी, जिनमें से 21 फर्में कागजों पर फर्जी पाई गई। इनके जरिए दवाओं को अवैध बाजार में खपाया जा रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अभियुक्तों ने दिल्ली की एक फर्म नाक्स फार्मास्यूटिकल्स के माध्यम से मात्र 14 महीनों में 76,50,000 कोडीन सिरप की बोतलें खरीदी थी, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 42 करोड़ रुपए आंकी गई है। जब ड्रग इंस्पेक्टर ने निरीक्षण किया तो अभियुक्तों ने स्टोर के कंप्यूटर और लैपटॉप हटा दिए थे, ताकि खरीद बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड छुपाया जा सके। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य अभियुक्त विनोद अग्रवाल पहले से ही जेल में है और अब पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य नामों की तलाश कर रही है। कानपुर पुलिस की स्वाट टीम और सर्विलांस सेल की इस संयुक्त कार्रवाई ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट की कमर तोड़ दी है। ये जनपद कानपुर में 8 मुकदमे लिखे गए थे और इसमें 11 लोग वांटेड चल रहे थे। इनमें से आज 6वीं गिरफ्तारी और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है शिवम अग्रवाल की। इससे पूर्व में इनके पिताजी विनोद अग्रवाल की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जो एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी, उसमें केवल 26 लाख बॉटल्स के बारे में पंजीकृत था अभियोग, लेकिन हमारी जो विवेचना के दौरान अब तक हमें 1 करोड़ 12 लाख बॉटल्स का पता लगा है। इनकी 2 कंपनी है। शिवम अग्रवाल से पूछताछ में ये पता लगा इनकी 2 कंपनी, एक मेडिसिना है और दूसरी इनकी मेडिसिना हेल्थ केयर और दूसरी नॉक्स
नॉक्स फार्मास्यूटिकल है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारिका, कानपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा किया है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 42 करोड़ के नशीले सिरप गिरोह का भंडाफोड़ किया है। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, मैं बता रही हूँ जिस तरीके से अवैध मादक पदार्थों को लेकर कार्रवाई करी जा रही थी, उस हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर जो कानपुर में कार्रवाई हुई थी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा, तो 8 मुकदमे कानपुर शहर में लिखे गए थे, जिनमें 11 आरोपियों को वांटेड बताया गया था और 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। और उन्हीं गिरफ्तार करे गए जो प्रमोद अग्रवाल है, उन्हीं का ये सुपुत्र है विनोद अग्रवाल जी का शिवम अग्रवाल। जो विनोद अग्रवाल है उन फार्म के नाम से एक अलग सिंडिकेट जो है चलता था, जिसको शिवम अग्रवाल ट्रीट करता था। और उसके अलावा वहां पर अवैध तरीके से जितना विनोद अग्रवाल नहीं करते थे उससे जस्ट 3 गुना जो टर्नओवर जो है वो शिवम करता था। और कई बड़ी जो कंपनियां हैं वो इसके रडार पर थी और बाकायदे बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का भी नाम सामने निकल कर आया है, जहां पर ये कप सिरप जो है भेजा जाता था। और अब जो है शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब लगातार पूछताछ कर रही है और उसके जो डिजिटल पेमेंट है उसकी जांच भी करी जा रही है। हाँ बिल्कुल सारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस एक एक परतें जो है खोल रही है और जांच कर रही है। कानपुर पुलिस की बड़ी ये कार्रवाई मानी जा रही है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खनन माफिया बेलगाम। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें खनन माफिया बेलगाम। फिरोजाबाद जिले में खनन माफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। थाना लाइन क्षेत्र के लेबर कॉलोनी पुल पर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर चालक ने बेखौफ होकर बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के अंधेरे में लगातार अवैध खनन जारी है, जिससे प्रशासन की कार्य प्रणाली भी सवालों के घेरे में है। अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, अवैध खनन की बात अगर करें तो लगातार अवैध खनन माफिया जो है बेलगाम है और प्रशासन जो कह रहा है कि नहीं कार्रवाइयां हो रही हैं और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, बेखौफ होकर खनन माफिया न सिर्फ खनन कर रहे हैं बल्कि सड़कों पर भी दौड़ रहे हैं। जी सर, अभी कुछ पिछली रात देखा गया था कि एक अवैध खनन ट्रैक्टर किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ता हुआ निकला है पुलिस की, जबकि पुलिस वहां खुद मौजूद थी और उसके बावजूद भी वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वहां से निकल गए। इस तरह की केसें रोज फिरोजाबाद में हो रही हैं। पुलिस उस पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है और लगातार कार्रवाई भी चल रही है अवैध खननों के खिलाफ। पर जिस तरह से जो बीती रात घटना घटित हुई तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन बहुत टाइट है, लगातार चेकिंग भी कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी जांच भी करी जा रही है और ट्रैक्टर को ढूंढा भी जा रहा है और सर्चिंग भी करी जा रही है और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस का चिन्हित करके उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ बिल्कुल अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो खनन माफिया बेलगाम नजर आ रहे हैं, ट्रैक्टर ने बैरिकेडिंग तोड़ी है। और अब बात करेंगे वीकेंड पर पर्यटकों का सैलाब। वीकेंड की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों में ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वीकेंड की छुट्टियों के चलते सरोवर नगरी नैनीताल समेत उत्तराखंड के समूचे पहाड़ों में इन दिनों पर्यटक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों के नैनीताल पहुंचने से नगर में जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को पसीना बहाना पड़ रहा है। नगर की सभी पार्किंग पर्यटक वाहनों से पैक हो चुकी हैं। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वो नैनीताल की ठंडी हवाओं, खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने और आनंद लेने आए हैं। पर्यटकों को नैनीताल का मौसम खूब भा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर सरोवर नगरी के नाम से मशहूर नैनीताल व आसपास के पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की चहलकदमी शुरू हो गई है। नगर में पर्यटकों की आमद बढ़ने से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में खुशी
की लहर है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीते माह उनका कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। वीकेंड छुट्टियों के चलते 2 दिनों से उनका कारोबार अच्छा चल रहा है। नैनीताल तो मतलब जैसे भी हमें लीव मिलती है ना, 1 दिन या 2 दिन हम सभी लोग नैनीताल आते हैं। एक्चुअली मेरा ससुराल भी दिल्ली है और मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं, तो हम एंजॉय करने के लिए सिर्फ नैनीताल ही आते हैं, क्योंकि हर जगह से मतलब जो हमें सबसे बेस्ट लोकेशन लगती है वो हमें नैनीताल लगती है। बहुत अच्छा लगा आके, हम पूरा का पूरा एंजॉय कर रहे हैं। हमारा छोटा बीवी भी, उसको होपफुली अच्छा रहा। हम छोड़ के आए हैं होटल में, हमने बहुत एंजॉय किया। बीच में रिमझिम बारिश भी हुई तो मौसम का पूरा लुत्फ उठाया। हम राजस्थान से हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ड्राई है, सूखापन है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इनिशियली लग रहा था हमें ड्राई है, बट बारिश पड़ी, उसके बाद ठंडक हो गई है मौसम में। एक्चुअली हम तो कल ही आए हैं तो मौसम तो बहुत बढ़िया है, कुछ भी कहें मौसम बहुत अच्छा है। पूरा नॉर्थ में गर्मी है, लेकिन यहाँ लग नहीं रहा कि वही नवंबर वाला महीना महसूस हो रहा है। पूरा ट्रेनिंग में भी बहुत मज़ा आया, बट बारिश आने से थोड़ा सा जल्दी आ गए लौट के। बारिश तेज़ हो गया था, अभी आ गया तो रुक गई है। कुछ बहुत अच्छा है, जैसे हम कल ही आए हैं तो कल के हिसाब से तो हमें वेदर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे घूमने फिरने की जगह भी बहुत अच्छी है। आई थिंक आपको विजिट करना चाहिए। यहाँ पे मतलब मंदिर वगैरह हैं, बहुत अच्छी हैं, और हम यहाँ पे बोटिंग वगैरह एक्सेट्रा कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे और फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे सब कुछ है, ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत अच्छा वेदर है। आप हमसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। कि ये पर्यटन व्यवसाय को एक संजीवनी मिली है, और जहाँ गैस की किल्लत है और लोगों को संशय है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और बहुत क्वेरीज टाइप की भी आ रही हैं, उसके बावजूद इतनी भीड़ नैनीताल में उमड़ी है। और ये लगता है सीज़न का आगाज़ है और सरकार को व्यवस्थाएं बनानी चाहिए कि कोई परेशानी किसी को ना हो। और पुलिस से ज़रा हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि किसी को परेशान ना करें और आराम से उनको लाएं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, 100% संजीवनी मिली हुई है, बहुत अच्छा कारोबार है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।